हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि परीक्षा में जो अभी गणित का पेपर होने वाला है क्लास 10 का, जो 27 फरवरी को है। तो उसके लिए मैं एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मतलब की पेपर हल कराऊंगा। और ये है 2025 का, जो कि मेरे पास है। ये 2025 का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। इसमें का देखिएगा सवाल पक्का लड़ेगा, कन्फर्म है कि इसमें का सवाल लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें का हर सवाल पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे सभी मैं बता दूंगा लगाकर। और जो भी लॉन्ग लॉन्ग होंगे उसको मैं हिंट कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। वैसे वैसे सवाल इस बार भी पक्का आएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें का एक भी सवाल छूटे ना। तो चलिए इसको शुरू कर दें। देख लीजिए पहले ध्यान से कि ये 2025 का है, ठीक है। पेपर दिख रहा है, ये 2025 का है, जो कि आया था यहाँ पे। एक स्टूडेंट का मैं मांगा हूँ, तो ये प्रीवियस ईयर का है, जो कि बहुत ही इसमें अच्छा अच्छा सवाल है। और इसका पक्का ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई फंसेगा, और लॉन्ग में भी फंसेगा। भले ही अंक बदल जाए लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें का पहला सवाल जो है, देख लीजिए। इसमें का जो पहला सवाल है, देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें का जो पहला सवाल दिया है, संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसमें का सवाल मैं बता चुका हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। एक फार्मूला आता है, पहली गुणते दूसरी बराबर एलसीएम गुणते HCF। इसी फार्मूले पे हम इसको लगा देंगे। जैसे देखिए इसमें पहला संख्या दिया है 96, इसमें पहला संख्या जो दिया है 96 दिया है, और दूसरी संख्या 404। तो हम यहाँ पे 96 रख ले रहे हैं, और यहाँ पे 404 हो गया बराबर। जैसे जैसे दे रहा है वैसे वैसे ही लगा देना है, क्योंकि ये छोटा छोटा प्रश्न है, इसलिए इसमें लाइन बाय लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। लगाकर आपको टिक करके आगे निकलना है। तो फटाफट इसको लगाते हैं। और दिया है HCF दिया है, एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही रहने देते हैं। और ये दिया है हमारा 4। तो देखिए LCM बराबर जब करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और इसके बटे में ये 4 जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, और गुणा कर लेते हैं इसमें, तो आएगा कुछ इतना 96। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दिया गया है, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। दूरी का सूत्र आप लोग को पता होगा, और ये ज्यामिति का सवाल है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार है। देखिए दूरी का सवाल कैसे हल करते हैं। दूरी का सवाल मूल बिंदु से पूछा है, तो मूल बिंदु किसे कहते हैं पहले तो ये जानिए। मूल बिंदु, यही लड़के फंस जाते हैं मूल बिंदु के यहाँ, क्योंकि उनको हमेशा पढ़े हैं, वो रट्टा मारे हैं कि इसमें 2 बिंदु रहेंगी, वही हमारा दूरी निकल पाएगा, क्योंकि x1 और y1 x2 y2 इसी में मान पाएंगे। लेकिन मूल बिंदु के मतलब कि 0,0 ये मूल बिंदु है। कभी भी मूल बिंदु का नाम लेगा तो 0,0 1 हो जाएगा, और एक बिंदु पहले से दिया है, यानी कि मान लेते हैं बिंदु B, और इसको मान लेते हैं बिंदु A। ये दिया है 2,5। अब ये हो गया x1 y1 x2 y2। फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसका दूरी निकाल देंगे। इसको d बराबर दिखाते हैं, डिस्टेंस बराबर, ये दूरी निकालने का सूत्र है, जो कि ज्यामिति का है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो रख देते हैं इसमें। देखिए x2 कहाँ पे, ये 2 है, तो 2 माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 0, बट यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 0 है, तो y1 के स्थान पे 0 रखूंगा। y2 5 है, तो y2 के स्थान पे 5। बाकी हल करते हैं। 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ही होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 ही होगा, 5 का वर्ग होगा 25। 25 4 हो गया रूट में 29, जो कि इसका डिस्टेंस है। देखिए रूट में 29, ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे ही प्रश्न आप में भी आएगा, भले यहाँ वाला जो बिंदु है ये बदल दे, लेकिन ये चीज यही रहेगा। और बिंदु मान लीजिए कि 3 4 दे दिया, कुछ भी दे दिया, पैटर्न यही रहेगा, सब कुछ इसी तरह होगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत कर देना है और नंबर पा लेना है। अगला जो प्रश्न है, देखिए दिया है करनी में 2 + 10 45 अंश। इसको हल करते हैं। करनी में 2 + 10 45 अंश मैंने वीडियो में बताया है। देखिए अभी आप लोग एक सीरीज चल रहा होगा हमारे चैनल पे, फास्ट ट्रैक रिवीजन का,
उसमें सब डिटेल बताया हूँ कि कहाँ से प्रश्न उठेगा और कहाँ से नहीं। तो उसका सीरीज आप लोग सब देख जाइए। जो नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पर दिया गया है करनी में 2 + 10 45। करनी में 2 + 10 45, इसका मान बताना है। तो करनी में 2 का करनी में 2 ही रहेगा, प्लस 10 45 अंश का मान होता है 1। हो गया काम खत्म। अभी तो ये जुड़ा भी नहीं सकता है। करनी में 2 + 1, 10 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। आपको सभी मान याद होना चाहिए, खास करके 10 का 60, 30 और 45, क्योंकि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एक चैप्टर है आप लोगों में, उसका सवाल 1 ठो या 2 ठो जरूर आएगा। अगला प्रश्न जो दिया है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। ये फार्मूला है, ये दिया गया है sec² a - tan² a बराबर क्या होता है। तो ये एक फार्मूला है, बराबर 1 होता है। जैसे sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है 1, उसी प्रकार से sec² a - tan² a बराबर होता है 1। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इसको निपटा ही देंगे, ठीक है, ताकि और भी हमारे पास कुछ पेपर हैं कुछ प्रीवियस ईयर के, तो उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 तो y बराबर क्या। तो चलिए देखते हैं y बराबर क्या। दिया गया है 2x + 3y = 11 और यहाँ पर दे दिया गया है x = 1, तो y बराबर पूछा है कि क्या होगा। चलिए तो बस मान रख देना है, मान रखने आप लोग को आता ही होगा, तो मान रख दीजिए। इसमें x के स्थान पे 1 रखना है, तो यह यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे 1, और बीच में कुछ नहीं रहता तो इंटू रहता है, क्या रहता है गुणते रहता है। तो यहाँ पे 2 गुणते x के स्थान पे 1 + 3y = 11। बस y का मान पुट कर दें, y का मान निकाल के अपना बता देना है। x का मान पुट हो गया है, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 3y = 11। 2 को उधर भेज देते हैं, तो 3y = 11 - 2, तो हो जाएगा 3y = 9। तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, जो कि यही बताना था। और इसमें भी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन संख्या है जो आपका बी ऑप्शन, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी करेंगे। अगला है 6 नंबर प्रश्न जो है, इसमें एपी दिया गया है 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है। हमको वह पद बताना है जिसका मान -81 है, ठीक है। चलिए बता देते हैं इसको भी। एक श्रेणी दिया गया है, श्रेणी क्या है 21, 18, 15, डॉट 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 डॉट। अब हमको बताना है कि -81 जो है जिसका मान -81 है वह पद बताना है, यानी n बताना है। वो कौन सा पद है, जैसे हम बोल दिए कि बताइए तीसरा पद क्या है इसमें का, तो तीसरा पद क्या है 1 2 3, तीसरा पद हो गया 15। तो ये तो हमको दिख रहा है कि ये तीसरा है, लेकिन अगर मैं इसको ही हटा दूं और बोलूं कि ये 15 जो है इसमें का कौन सा पद होगा। मान लीजिए एक श्रेणी दिया गया है, उसमें 15 हमको पता नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन ये पता है कि 15 इसी में का है। तो पूछेगा कि 15 कितने पद के बाद आएगा, मतलब कितने पद पर है। तो हम कहेंगे 15 जो है यहाँ तो पता था, तो हम कह देंगे 3वें पद, यानी कि तीसरे पद पे जो है 15 है। तो वैसे ही हमको ये बताना है, या तो हम गिन लिए, लेकिन ये एकदम -81 जा रहा है लास्ट। ये बताना है कि -81 कितने नंबर पे आएगा। जैसे ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे ही डॉट 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 जाते हैं, ये कितने नंबर पे आएगा, यानी n बताना है। तो इसमें हमको a दिया है, a क्या है प्रथम, जो पहला होता है उसी को प्रथम पद बोला जाता है, जिसको a कहते हैं। d किसको कहते हैं, d कहते हैं इसके अंतर को, जिसको सार्वांतर कहते हैं हिंदी में, सार्वांतर, ठीक। तो क्या करेंगे 18 में से 21 को घटाएंगे, 15 में से 18 को घटाएंगे, क्या दोनों बराबर हैं, अगर बराबर है तो डी वही होगा। तो 18 में से 21 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, 15 में से 18 को घटाएंगे तभी -3 आएगा, यानी कि डी -3 है। और ये जो दिया गया है इसको हम लास्ट पद मान लेंगे, या अंतिम पद, या फिर nवां पद कह सकते हैं, ये तीनों। तो हम कह लेंगे कि nवां पद जो है इसका -81 है, और n हमको पते नहीं है कि ये कितने मतलब कि कितने पद पे ये आ रहा है, वही तो बताना है हमको। ये सब दिया था, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि an बराबर कर देंगे a + n - 1 × d।
अब an के स्थान पे -81 रख लीजिए, a के स्थान पे 21 प्लस n नहीं पता है हमको कितने पद पे है, और d हमको अभी ज्ञात किए हैं तो -3 आया है। आगे -81 बराबर ये, चलिए इसको इसी तरह रहने दीजिए, -3 का गुणा इसमें मार दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस का गुणा इस यहाँ पे होगा तो ये प्लस है, तो ये हो जाएगा -3 का n और प्लस में 3, माइनस का 81 है बराबर ये और ये दोनों क्या हो गए, जोड़ा जाएंगे, यानी 21 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, 24 माइनस 3n, 24 को पक्षांतर मारते हैं तो -81, जब बराबर के इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस में चला जाएगा, और बराबर में तो -3n चल ही रहा है। यहाँ पे ये जोड़ा जाएगा तो 5 8 2 10, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस ही लगता है, माइनस माइनस रहता है तो जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के बाद उसके बाद चिन्ह जो होता है वो माइनस का ही लिखते हैं, और माइनस में ये 3n है, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। n का मान जो है इसमें भाग देंगे तो 3 3 के 9, 3 5 15, यानी n का मान कितना आ गया, 35 आ गया। और देख लेते हैं इसमें कौन सा सही होगा, देखिए 6 नंबर का सी, यानी 35वां पद जो है वो -81 है, 35वां पद जो है क्या है, -81 है, ये सही है, बिल्कुल सी, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। एक थैले में 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया का मतलब होता है कि बिना देखे निकाली जाती है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता बताइए। इस गेंद की लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे लाल कितनी है, टोटल कितनी है। तो टोटल है इसमें 2 नीली है 3 सफेद है, देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है, प्रायिकता का ये सवाल है जो कि आ रहा है, तो आप लोग भी इसी तरह अपना तैयारी मजबूत करिए, क्या पता यही लड़ जाए। 2 नीली 3 सफेद, यानी कि नीली कितनी है, नीली 2 है और 3 है सफेद, और इसमें 4 लाल गेंदे हैं, 4 लाल गेंदे हैं। इसमें बोला गया है ये कि इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है और इसको लाल नहीं होने की प्रायिकता बतानी है। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, अगर बोलेगा कि लाल होने की प्रायिकता बताइए तो देखेंगे कि इसमें लाल कितनी गेंदें हैं। तो लाल अगर होने की प्रायिकता पूछेगा तो ये तो हो जाएगा 4, क्योंकि 4 लाल गेंदें हैं तो 4 और बटे में टोटल संख्या 2 3 5 4 9, ये तो लाल होने की प्रायिकता हो गई। लेकिन लाल नहीं होने की प्रायिकता पूछा है तो हम क्या करेंगे, या तो एक में से इसको घटा देंगे या फिर जो गेंदे लाल नहीं है उसको ऊपर लिख देंगे। 2 तरीका है इसको लगाने की, देखिए इसको लगाने का 2 तरीका है, आप जैसे मन वैसे लगाइए। ये 2 नीली है 3 सफेद है, तो दोनों को जोड़ लीजिए 5 और बटे में टोटल संख्या 9, ये हो गई लाल नहीं होने की प्रायिकता। या फिर यहाँ भी करेंगे तो वही बात होगी कि 9 का 9 में से 4 घटेगा तो यहाँ भी 5 बटे के 9 ही आएगा, जो कि लाल नहीं होने की प्रायिकता है ये। तो इसमें भी देख लीजिए ये वाला सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दिया गया है कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। किसी घटना के एकदम मतलब कि जरूरी है कि ये घटबे करेगा एकदम। अब जैसे बोल दिए कि आज बारिश होगा, ये तो संभावना हो जाती है कि 50% की, क्या पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कितना भी यंत्र लगा लें आप कंफर्म नहीं बता सकते कि 9 बजे बारिश होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। तो कभी भी अवश्य घटित होने की प्रायिकता पूछेगा तो उसका प्रायिकता 1 होता है। कैसे होता है देख लीजिए यहाँ पे, देखिए अवश्य एकदम मतलब कि निश्चित है पहले से कि ये घटना होकर ही रहेगी। तो अब के लिए है कि मान लीजिए कि बारिशें पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि आज बारिश होगी तो 50% हम संभावना है, यानी 1/2 संभावना है। और बोल रहा हूं कि बारिश आज नहीं भी हो सकती है, यानी 50% नहीं का भी है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 1 निकल के आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर निश्चित है घटना तब तो 1 होगा संभावना, मतलब प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, प्रोबेबिलिटी जो है 1 होगा, क्योंकि अगर 1 होगा होने की संभावना तो अब इसमें से जो भी आप कहेंगे उसका प्रायिकता निकल जाएगा। देखिए कैसे बोलेगा कि नहीं होने की प्रायिकता बताइए, तो इसमें से -1/2 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा।
होने की प्रायिकता, ये भी घटाएंगे तब यही आ जाएगा। या फिर आप किसी भी प्रायिकता का सवाल लगाते हैं तो हमेशा 1 में से घटाते हैं। 1 क्या दर्शाता है, उस घटने की होने की प्रायिकता, यानी कुल टोटल पूरा, कि हाँ निश्चित है कि हो सकती है घटना, तो उसका प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए चित्र में, देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र में DE समांतर BC है। यहाँ पे एक चित्र है, DE बटे BC का मान बताना है। चलिए बताते हैं इसका मान। देखिए एक त्रिभुज है कुछ इस प्रकार का, और इसमें ये भी पाया गया है, और यहाँ पे है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और ये है DE। 3, 6, 2, 4। इसमें बोला गया है कि DE बटे में BC बताइए, यानी DE बटे के BC बताइए क्या होगा। तो देखिए आप लोग प्रमेय पढ़े होंगे, प्रमेय 1, जो प्रमेय 1 है BPT, कि ये अगर दोनों समांतर होती हैं तो इनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बस वही अनुपात दिखा देते हैं। तो 3 बटे में 6 बराबर 2 बटे में 4, तो कटेगा तो आ जाएगा 1 बटे में 2 बराबर 1 बटे में 2। इसी के बराबर इसका भी अनुपात ये भी हो जाएगा, यानी DE बटे में BC, यानी 1 बटे 2 बिल्कुल परफेक्ट होगा इसका अनुपात। जो अनुपात कह लीजिए या फिर बटा में कह लीजिए, बात सेम है, ठीक है। तो इसमें जो है 1 बटे 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच लंबाई। देखिए ज्यादा इसमें किच क्या करना है, देखिए इसमें लंबाई एक दिया है 24 सेमी और Q के केंद्र से दूरी दिया है 25 सेमी। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखिए एक वृत्त है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक वृत्त है और एक ये बाहरी बिंदु है जो कि बिंदु Q है, ठीक है। यहाँ से ये मान लीजिए कि एक त्रिज्या है, ठीक, यहाँ से इसको मिला दिया है और ये स्पर्श रेखा को भी इसी से मिला दिया है। एक का दे दिया है मान लीजिए कि 24 और एक का दे दिया है 25। हमसे पूछ रहे हैं कि ये वाला क्या होगा। सीधी सी बात, ये वाला जो है त्रिज्या ये क्या होगा। तो आप लोग को पता है त्रिभुज में 3 ही होते हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो लंब आधार इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला, तो यही 25 होगा, ये 24 है और ये सबसे छोटा होगा। यानी हमको पता है कि ये जो ज्ञात करना है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि वो क्या है, त्रिज्या है। और यहाँ पर 2 ठो है, तो इसी में से कोई एक कर्ण होगा, कोई एक लंब होगा। कैसे पता करेंगे कर्ण कौन सा है, तो जब जो सबसे बड़ा होता है वही कर्ण होता है। तो कर्ण ये है, तो आप लोग को पाइथागोरस पता होगा। पाइथागोरस क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वही काम करना है। कर्ण इसमें 25 को लिए हैं तो 625। 25 को क्यों लिए हैं, क्योंकि ये बड़ा है सबसे, और इससे छोटा ये है और इसी से छोटा ये भी होगा, क्योंकि ये छोटा ज्यादा है। बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 576 प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ही रहने देते हैं। 576 होता है 24 का वर्ग, 625 जो होता है 25 का वर्ग, इसको पक्षांतर मारते हैं तो 625 माइनस में होगा 576 बराबर ए स्क्वायर। घटा लेते हैं, आएगा 49 बराबर ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना आ गया, 7 आ गया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। ए का मान त्रिज्या जो है इसमें 7 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। इसके आगे देख लेते हैं, आगे का सवाल जो दिया गया है, देखिए त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या 6 सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण 30 अंश है, संगत चाप की माप ज्ञात कीजिए। तो संगत चाप की माप का आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग इस सवाल को लगाकर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग ये खुद करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा सवाल है। जैसे चाल बराबर दूरी बटा में समय, उसी प्रकार से वो भी चाप बराबर होता है। तो आप लोग इसको लगाएंगे, इस सवाल को देख लीजिए, ठीक है, इस सवाल को आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग लगाएंगे। इसका आंसर होगा पाई सेमी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। 3 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस के बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला शीर्ष पर रखा गया है। देखिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, कैसे इसको लगाना है वो भी मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। आप फटाफट आप लोग इसको छाप लीजिएगा। देखिए 3 सेमी त्रिज्या दिया है, आर बराबर दे दिया है 3 सेमी, ठीक।
ऊंचाई दे दिया है बेलन की, ऊंचाई कितना दिया है 5 सेमी, और बोल रहा है कि एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा गया है। जैसे मान लीजिए ये एक बेलन हो गया, ये एक बेलन हो गया, ठीक, यहाँ पे एक बेलन हो गया, ठीक, और इसी के ऊपर इसी की त्रिज्या का, यानी इसी के ऊपर इसी की त्रिज्या का एक अर्धगोला इस पे रखा गया है। इस तरह अर्धगोला रख दिया हम, और इसका जो त्रिज्या है इसका भी वही त्रिज्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या इसका भी कितना है 3 ही है। इसी का आयतन बताना है। तो आयतन क्या होता है, आयतन, आयतन का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर ये एक बॉक्स है तो इसमें कितना पानी या फिर कुछ भी इसमें कितना मटेरियल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि बेलन का आयतन निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, बस वही हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, बस यही करना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, बस यही करना है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, हमको तो बहुत चीज दिख रहा है, आपको तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। देखिए इसमें कॉमन है, पहले तो पाई, पाई दोनों में सेम होगा, और आर भी इसका बोला है कि जितना आर बेलन का है उतना ही आर अर्धगोले का भी है। तो यहाँ पे अर्धगोला है, तो यहाँ पे और एक मिस्टेक हुआ है कि अर्धगोला जब है तो इसको भी आधा करना पड़ेगा ना, इसको भी क्या करना पड़ेगा, आधा है, क्योंकि ये गोले का आयतन है, हमको दिया है अर्धगोला। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये 2 से ये कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, बस हो गया। और यहाँ पे कॉमन लेते हैं पाई का पाई, आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा क्या एच प्लस 2/3 आर, यही बचेगा। चलिए इसमें मान रख देते हैं 22/7 आर स्क्वायर, यानी 3 गुणते 3, और एच दिया है 5 प्लस 2/3 गुणते आर का मान है 3। कटा लीजिए, कुछ कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, यहाँ 3 से 3 ये कट गया, और 3 से 3 कट गया, 3 5 2 जोड़ दीजिए हो जाएगा। और कुछ कट रहा है यहाँ पे, कुछ तो नहीं कट रहा है, ठीक है चलिए जाने दीजिए। 3 तरीके ये 9 कर दे रहा हूँ गुणते, यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, और ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 9 से ये गुणा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, इतना हो जाएगा। आयतन होता है सेमी, सेमी है तो सेमी क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, जो कि बिल्कुल सही होगा। और देखिए इसमें जो है दिया गया है 57 पाई दिया है, कोई बात नहीं, इसमें पाई का मान नहीं रखा है, हम रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी सही है। या फिर आप हल कर लेंगे पाई को, मतलब कि पाई को इसी तरह रहने दें, तब हल कर लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, पैटर्न यही रहेगा, इसी तरह लगाया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल देखिए, जो अगला सवाल है, ये सवाल मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन के मतलब कि वीडियो में बताया हूँ कि इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल आने वाला है, पक्का आने वाला है। देखिए इसमें आया भी है और इस साल भी आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, ठीक है, केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बना कोण का मान कितना होता है। जैसे मैं पहले ही बताया था इसको कि एक वृत्त है, उस पे एक स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है, तो 90 अंश होता है। ये बिल्कुल पहले ही बताया था मैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये एक त्रिज्या है और ये एक स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो वही बात बोला है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए, यहाँ पे दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो आप लोग को पता होगा, ये एक फार्मूला है जो कि आप लोग को पता नहीं है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है एक फार्मूला, मैं 2 फार्मूला लिखूंगा, सेक स्क्वायर ए प्लस नहीं होता है, माइनस होता है, टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और एक फार्मूला है कि क्या, कोट
क्या हो रहा है यार, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी फार्मूले पे ये सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर 10 को हम इस साइड भेज दें, 10 को हम इस साइड भेज दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए वहीं पे रहेगा, 10 को उधर उस साइड भेज दे रहे हैं तो 1 प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे कुछ किया नहीं हूं मैं, बस इस 10 को इस तरह को वहां भेज दिया उधर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया जो कि सेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया। और यहाँ पर इसको बस उठा के उधर फेंक दिया है, यानी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि यही सवाल आपको दिया था, ये सवाल आपको दिया था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के जगह पे हम इन्हें यूज करेंगे, यानी सेक स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे इन दोनों के जगह पे। तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बटे के कॉस स्क्वायर ए, और इसमें भाग देना है कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, ठीक। साइन स्क्वायर ए अगर दिख रहा होगा तो बढ़िया है। ये इसको क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, यानी कि ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे के हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, जो कि साइन बटे में कॉस बनाता है 10, तो 10 स्क्वायर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका 10 स्क्वायर ए, जो कि इसमें दिया है डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे समझने की बात है, बस सूत्र लगा है और साइन कॉस में बदल के उसको रख दिया गया है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है त्रिज्यखंड का सवाल है, जो कि आप लोग को पता होगा त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं हम लोग। त्रिज्यखंड का सवाल जो कि आपको पता होगा। दिया है 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को पता होगा, क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा के बटे के 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। तो वही बात है, यहाँ पे थीटा के स्थान पे दिया है कितना, यहाँ पे थीटा के स्थान पे 60 दे दिया है, तो हम रखेंगे 60 बटे में 360 गुणते पाई के स्थान पे रख देते हैं 22 बटे के साथ गुणते आर स्क्वायर, मतलब कि इसमें आर दिया है, कितना दिया है भाई, 7 दिया है, 7, तो 7 गुणते 7 कटा लेते हैं, 0 से ये 0 खत्म, 6 से ये 6 बार में खत्म, ये 3 7 से ये कटेगा 7, और क्या बचेगा, 2 से इसको कटा दे, 2 3 6, और 2 से इसको 11, 11 में 7 का गुणा होगा तो क्या होगा 77, बटे के ये 3 बचा है, 77 बटे 3। चूंकि क्षेत्रफल था इसलिए सेमी था तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन होगा बिल्कुल बी ऑप्शन, 77 बटे 3 सेमी स्क्वायर, बिल्कुल सही होगा। अगला दिया है, अगला सवाल आप लोग को खुद करना होगा, मैं हिंट दे रहा हूं कैसे लगाना है इसको। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 492 सही 4/7 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिज्या क्या होगी। देखिए मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग फटाफट कीजिएगा, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई, लिख लेते हैं पहले इसको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, गोला है अर्धगोला नहीं है, ठीक है। अब हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है 452 सही 4/7, पूछा है त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे इसका मान इसमें इस तरह कुछ रखेंगे, आर स्क्वायर हमको पता नहीं है। चलिए तो बस क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए आप लोग इस प्रोसेस को ध्यान से करिएगा, 7 से इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़कर बटे में लिखेंगे, 7 से 60 कट जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा, बिल्कुल आप कर लेंगे, हमको पता है। और इसका आंसर 6 सेमी आएगा, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट मार सकते हैं, बिल्कुल मैं रखने बता दिया हूँ। उसके बाद ये
जैसे साधारण भिन्न में बदलकर 7 से 7 नीचे से नीचे कट जाएगा और 4 गुणित 22 जो होगा इसके बटे में आ जाएगा और वो कट के उसका वर्गमूल निकल जाएगा, हो जाएगा। आगे अगला सवाल जो है इसका दिया है गुणनखंड कोई है, इसको हटा दे रहा हूं। द्विघात बहुपद दिया है, देखिए 4x² माइनस 4x माइनस का 1, इसका पूछा है कि शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो देखिए इसे लगाने का दो तरीका है, आप जो मन वो लगाइए। या तो आप गुणनखंड करके इसका मतलब शून्यक निकाल लीजिए अल्फा और बीटा, तब गुणा कर दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, C बटे के A। तो इसी सूत्र का मैं यूज करूंगा और सवाल को जितना फास्ट लगा लें वो उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ना कि कोई बड़ा सवाल जो कि आराम आराम से लगाया जाए। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इस सूत्र पे लगा देना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटे में A। तो देखिए इसे तुलना करना पड़ेगा किससे, ax² प्लस bx प्लस C से। तुलना करने पर इसका भी बराबर 0, इसका भी बराबर 0। यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा -1। बस मान रख देते हैं इसमें, तो c का मान -1 बटे में a का मान 4 हो गया आंसर, -1 का बटे में 4, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी ऑप्शन दिया है, -1 के बटे में 4। ठीक, अगला सवाल है जो देखिए ये भी विविधकर चेक करना है। विविधकर आप चेक कर सकते हैं कैसे, d बराबर क्या होता है विविधकर, d बराबर b² - 4ac और रूट में करके सिद्धाचार्य वाले सूत्र पे आप करेंगे जो दिया गया है। देखिए द्विघात समीकरण, इतना समीकरण है का विविधकर होगा। विविधकर क्या होगा ये आप लोग करिएगा, मैं सवाल का टाइप बता दे रहा हूँ, कुछ हिंट दे दे रहा हूँ, उतना ही ठीक रहेगा। आप खुद से मेहनत करेंगे तो और बेहतर लगेगा। समांतर माध्य आ गया भाई, समांतर माध्य का सवाल देखिए कितना दिया है, एक यहाँ पे दो ठो सवाल दिया है समांतर माध्य का, माध्यिका और दिया है इसका, देखिए इधर भी वही दिया है माध्यिका। तो ज्यादा फोकस करना है समांतर माध्य और सांख्यिकी के प्रश्न पे। और ये जो होता है नंबर, ये बहुत ही मोस्ट नंबर होता है, क्योंकि इसका हमेशा सवाल जो होता है ना बड़ा बड़ा आता है, बिल्कुल 4 नंबर में, 3 नंबर में, ये देखिए एको नंबर में दे दिया है, सब में इसको डाला है, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही मस्त है। और माध्य निकालते कैसे है, तो सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, सिग्मा का मतलब होता है योगफल। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, माध्य निकालने का सूत्र ये है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, यानी कि आपको f यानी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मध्य पद आपको निकालना होगा, दोनों का गुणनफल का योग बटे में f का योग भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें जो दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसको बोलते हैं f, इसको क्या बोलते हैं f, ये तो वर्ग अंतराल है ci। और यहाँ पे हमको मध्य पद निकालना होता है, तो मध्य पद कैसे निकलता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद समझ जाएंगे। वीडियो को इसकी मत के दिएगा, क्योंकि और भी सवाल इसका अभी बड़ा वाला सवाल जो है टाइप आपको बताऊंगा, बस टाइप ही बताऊंगा, क्योंकि हल कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको सब दिखा दूंगा कि कैसा सवाल आ रहा है, कैसे इसको हल करना है और टाइप क्या क्या है। तो देखिए इसका वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 4, 4 से 8 दिया है, 8 से 12, 12 से 16 दिया है और 16 से 20 दिया है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि इसका मध्य पद कैसे निकालते हैं। ये ci है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जिससे तो मतलब नहीं है, चलिए लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। 4 6 6 5 4 लिख ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम निकालेंगे मध्य पद, क्या है मध्य पद, जिसको बोलते हैं x। x कैसे निकलता है, तो हम ci को जोड़ते हैं इन दोनों को और 2 से हमेशा भाग देते हैं, हमेशा 2 ही से भाग देंगे। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 में 2 से भाग देते 2, और ये 8 4 12, 12 का आधा 6, ये 12 8 20, 20 का आधा 10, ये हो जाएगा 28, 28 का यानी 14, और ये हो जाएगा कितना 36, 36 का आधा 18। ये हो गया मध्य पद। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस क्या निकालना है सिग्मा fx, यहाँ पे f इंटू एक्स निकाल लीजिएगा, यानी कि चलिए कर ही देते हैं, इसका गुणा कीजिए,
एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो एफ एक्स निकलेगा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 6 के 36, ये हो जाएगा 10 सके 60, ये 14 5 70, 18 4 72। ये जो हो गया है इसको जोड़ना है सबको, यानी सिग्मा एफ एक्स इसको बोलते हैं। जितना जोड़ के यहाँ पे आएगा, जितना जोड़ के यहाँ पे आएगा, और इसको भी क्या करना है, सिग्मा एफ निकालना है। यहाँ पे जितना जोड़ के आएगा इन दोनों में बस भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही काम करना है। अगला जो है 20 नंबर, ये देखिए माध्यिका का सूत्र आप लोग को पता होगा, CF यानी संचयी बारंबारता निकालने वाला, वो वाला सूत्र लगाना है। माध्यिका जब पूछेगा तो संचयी बारंबारता वाला सूत्र लगा देना है। आगे है जो सवाल, चलिए ये 20 सवाल तो खत्म हो गया। जो ऑब्जेक्टिव था इसको मैं निपटा दिया हूं। अब आगे का सवाल अभी मैं बताऊंगा, जो कि कैसा कैसा टॉपिक है, और थोड़ा थोड़ा हिंट भी दूंगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए देखिए इसका जो है, ये देखिए खंड ब यानी कि सेक्शन बी। इसमें देखिए पहला जो सवाल दिया गया है, यदि एक बिंदु इतना है, बिंदुओं इतना इतना से समदूरस्थ है तो एक्स का मान बताइए। इसका देखिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक रेखा है, ठीक, एक रेखे पे एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, और बीच में एक ऐसा बिंदु है जो कि समदूरस्थ है इन दोनों से, यानी कि मान लीजिए बीच में यहाँ पर एक बिंदु और है, मतलब बिंदु P। ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इसी को बोल रहा है कि इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे है। तो कैसे करना है इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये जो है बिंदु दिया है P, जो दिया है 0,1 दिया है, यही वाला बिंदु है, दोनों का समदूरस्थ बिंदु है। और यहाँ पे हो गया है आपका 5,-3, और यहाँ पे है x,6। अब मैं इसको लगाऊंगा नहीं, बस आपको हिंट दे दूंगा, आप खुद से ही कर लेंगे। आप पहले निकालेंगे AP की दूरी, AP की दूरी सूत्र से आप लोग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसको सभी को रूट में कर देते हैं। तो AP की दूरी बराबर कर देंगे BP की दूरी के, बराबर हो गया BP की दूरी। अब यहाँ पर कुछ दूरी आएगा, यहाँ पर कुछ दूरी आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि x जो है ये वाला बच जाएगा। तो बस एक समीकरण जैसा बनेगा, जो कि आप लोग क्लास 6 में पढ़े हैं, पक्षांतर करने वाला, x का मान निकालने वाला, वही वाला काम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा, दोनों रूट में इस तरह बराबर दोनों रूट में रहेगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, हल करेंगे x का मान आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बिंदु इतना इतना दिया है, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना की किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है। देखिए इसका क्या होता है मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा, इसका भी मान लीजिए कि यही वाला, इसी पे समझ लीजिए कि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, बीच में भी एक बिंदु दे दिया, लेकिन इस बार बताया नहीं है कि ये इधर कितना दूरी पे है, इधर कितना दूरी पे है। इसमें तो कह दिया था कि ये समदूरस्थ है, यानी कि ये समान दूरी पे है। अगर अनुपात भी पूछता तो हम कह देते कि ये 1:1 में होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कुछ भी लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 ही होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या है, समान है। तो 3 3 ही होगा, तो भी कटेगा तो क्या आएगा, 1 1 ही होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये जो सवाल है अगला वाला, इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि ये बताया नहीं कि कितनी कितनी दूरी पे है। तो हम हमेशा इस सवाल में मान लेते हैं k/1 के अनुपात में इसको मान लेते हैं। और आप लोग को पता होगा एक सूत्र, जो कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के होता है m1 प्लस m2, अनुपात वाला सूत्र है। और y बराबर भी होता है यही चीज, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m2। ये सूत्र आप लोग को पता होगा। यहाँ का जो ये x है यही है, ये वाला इसको बोल रहे हैं हम x और इसको बोल रहे हैं हम y। यहाँ पे रखाएगा x का मान, यहाँ पे y का मान। m1 ये m1 होता है, और ये क्या होता है, m2 होता है। जो अनुपात है इसी को m1 और m2 बोला जाता है। और यहाँ पे x1 y1 होगा, और यहाँ पे क्या होता है x2 y2 हो जाएगा। ठीक,
आप लोग अब कर सकते हैं, सब कुछ मैं बता दिया हूं, बस इस पे रख के हल करना है। आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल फटाफट हल करते हैं, ताकि इसमें बहुत सारे सवाल है अभी तो निपटाना भी बिल्कुल जरूरी है। देखिए अगला दिया है, सिद्ध कीजिए इतना को टेन स्क्वायर ए। देखिए ये सवाल जो है आपका जो त्रिकोणमिति का है, जो त्रिकोणमिति उसके लास्ट यानी जितना भी होगा 8.3 का सबसे लास्ट वाला सवाल है, जो कि उसमें एक और रहता है लेकिन इसमें कम ही दिया है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। 10a का होल स्क्वायर है, नहीं ये पूरा का है, कुछ इस तरह है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा। क्या करना है कि इसमें जो भी है सबको 10 में बदल देना है। जैसे ये कॉट है, इसको भी 10 में बदल देते हैं, और सिद्ध करना है हमको 10 स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है हमको। चलिए कर देते हैं, थोड़ा सा क्या दिक्कत है। 1 माइनस 10 ए बटे में 1 माइनस 10, हम कॉट को क्या लिख सकते हैं 10 के रूप में, 1 बटे 10 है, ये इस तरह है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 10a माइनस का 1 हो जाएगा। नहीं यहाँ पे क्यों, एलसीएम ले तो 10a होगा, अब यहाँ पे होगा ना 10a माइनस का 1, ये हो गया, और ऊपर में इतना पहले से ही था। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही से लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ लिख लेते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा। 1 माइनस 10a इसके बटे में है, क्या है 10a माइनस का 1 बटे में है फिर से 10a। देखिए अब सही से लिखा हूँ, ये इतना इसका पूरा का एलसीएम लिया गया है, तो ये इतना आया है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, और सबका है याद रखिएगा होल स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस 10a बटे के 10a माइनस 1, और ये जो है 10 ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 10a, और सबका क्या है होल स्क्वायर है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और इससे ये कटेगा, लेकिन 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 कटाने से पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि ये चिन्ह जो है ये इसका कुछ अलग है, ये इसका कुछ अलग है। यहाँ देखिए 1 का आगे माइनस है, यहाँ पे 1 के आगे प्लस है, तो हम क्या करेंगे माइनस आगे 1 निकाल देंगे, मतलब कि इसी में कोष्टक में माइनस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के कुछ ऐसा आएगा कि माइनस का, और ये तो पूरा कट गया 10a का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर a हो जाएगा, जो कि हमारा यही ज्ञात करना था, 10 स्क्वायर a आ गया है। ऐसे ही करना है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, बस 2 ही रुपया के पीछे आप लोग इसी के पीछे पड़े हैं, सिर्फ 2 नंबर मिलेगा, कोई बात नहीं लगा लेते हैं। देखिए इसमें माध्यिका ज्ञात करना है, जो कि मैं नहीं बताऊंगा। इसमें CF वाला सूत्र आप लगाएंगे, संचयी बारंबारता वाला बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। पहले उसमें क्या करते हैं कि पहले बारंबारता रहता है, बारंबारता से उसको संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के बाद उसमें का एक देखते हैं कि कौन सा उसमें f जो है बड़ा है छोटा है, उसके अनुसार हम लोग उसको हल करते हैं। तो आप लोग करिएगा, सवाल मैं दिखा दे रहा हूँ, वैसे तो स्क्रीन पे भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है, सिद्ध कीजिए कि 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये सवाल हर साल एक बार पूछा जा रहा है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि इसको लगाते कैसे है। विरोधाभास विधि आप लोग को पता होगा, कोई स्कूल में टीचर बताया होगा। विरोधाभास विधि, पहला काम हम मान लेते हैं, माना 3 करनी में 2 एक, नहीं परिमेय मान लेंगे। सबसे पहला काम यही होता है, जो भी परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने वाला होता है, हम विरोधाभास विधि का इसमें यूज करेंगे और कहेंगे नहीं यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो अंश बटे हर या फिर p/q के रूप में हो। तो जब ये परिमेय संख्या माने तो ये भी p/q के रूप में हो सकता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 √2 q बराबर हो जाएगा p।
दोनों तरफ वर्क करने पर। तो ये 9 हो जाएगा, गुणते 2 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी क्यू स्क्वायर होगा, तो 18 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे में 18। जब पी स्क्वायर 18 से कटेगा तो पी भी 18 से कटेगा। तो पी जब कटेगा 18 से तो ये कुछ अलग देगा। जैसे मैं मान लीजिए कि ए दे दिया है, ठीक, यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा p बराबर 18a। अब क्या होता है, यहाँ p का मान जो है समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 किसको माने हैं, माने ही नहीं है, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको हमेशा हमेशा यही काम करना है, हर बार यही काम करना है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं आपको, यादाश्त दिला रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे, बस आपको रिवीजन करा रहे हैं कि ऐसे ही होता है, ठीक। इसका मान p का मान 18a जो है इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 18 क्यू स्क्वायर बराबर p के स्थान पे ये रखना है। तो 18 का वर्ग क्या होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए 18 का वर्ग 18 रख देते हैं, वैसे तो 324 होता है लेकिन रखेंगे नहीं। और a स्क्वायर, तो 18 से एक 18 कट जाएगा, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 18 a स्क्वायर। और यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 18। जब क्यू स्क्वायर 18 से कट रहा है तो क्यू भी 18 से क्या होगा, कटेगा। पता नहीं क्या देगा, लेकिन सी दे देगा, क्या पता है, कुछ भी दे सकता है। देखिए विरोधाभास यहाँ पे है, और यहाँ पर थोड़ा सा मानने को मैं भूल गया, क्योंकि P और Q जो है एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ये आप लोग मान लीजिएगा, तभी आपका विरोधाभास का सिद्ध हो पाएगा। P बाई क्यू जो लिखे हम, ये P बाई क्यू जो है, P और Q ये एक सह अभाज्य होता है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि एक ही पहाड़े से P और Q नहीं कटना चाहिए, और वही हम कटा देंगे और कह देंगे कि ये तो उल्टा पुल्टा सब हो गया, सब मेरा कल्पना गलती हो गया, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। देखिए P और Q क्या है, सह अभाज्य हम माने हैं, और सह अभाज्य का मतलब होता है कि P जिस पहाड़े से कटे, यानी P अगर 2 से कट रहा है तो Q 2 से नहीं कटना चाहिए, या फिर P अगर 5 से कट रहा है तो Q 5 से नहीं कटना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे प्रूफ हो गया। दूसरा चीज देखिए, P यहाँ पे 18 से कट रहा है, A दे रहा है, Q यहाँ 18 से कट रहा है, C दे रहा है, ये तो दोनों 18 से कट गए, जो कि हम तो माने थे सह अभाज्य। तो ये हमारी कल्पना गलत हो गई, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यही बात लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, एलसीएम निकालना है संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, देखिए अगला सवाल बहुलक का है। बहुलक का सूत्र आपको पता होगा, तो बहुलक आप लगा सकते हैं। बहुलक का क्या होता है सूत्र, F1 F0 F2 वाला सूत्र होता है, जो बहुलक का होता है, आप लोग को पता होगा। उसमें L भी होता है, H भी होता है, सब कुछ होता है, L प्लस होता है ना सूत्र, तो उसको आप लोग लगाइएगा बहुलक का सूत्र पे। ये दिया गया है, बहुलक वाला एक सवाल आ रहा है, हम बस बता रहे हैं कि कौन सा सवाल आ रहा है, आप उसको रिवीजन मारिएगा। नहीं मारने होगा तो आप लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन का एक सीरीज है हमारे चैनल पे, उसको देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये पेपर में दिखा रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसको सिद्ध करना है, कहने का मतलब ये है, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो आपस में समान होती है, यानी कि ये जो मान लीजिए कि एक वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ पे एक मान लीजिए बिंदु है, बाह्य बिंदु है, कोई है, मान लीजिए P है, यहाँ पे O है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का ये एक स्पर्श रेखा यहाँ पे मैं खींच दिया, यहाँ पे ये एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए, तो बोल रहा है कि ये जो है ये इसके बराबर होता है, यानी कि ये जो है रेखा ये इसके बराबर होता है। यही सिद्ध करना है, तो ये आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा ये 90। आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे एक बीच में ये एक रेखा खींचिएगा, और यहाँ पे ये 90 करके ये चीज को बराबर दिखा दीजिएगा। आप लोग कर सकते हैं, ये खुद से प्रयास कीजिएगा, यही बात इसमें करना है। अगला सवाल जो है,
किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी और 6 सेमी और 8 सेमी है, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतना इतना सेमी, सिद्ध की त्रिभुज के समरूप है। समरूप किसे कहते हैं? समरूप यानी समान रूप वाले मतलब कि आकृति को क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। और एक होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है कि बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 5, तो अगर दूसरी वृत्त है, इसकी भी त्रिज्या अगर 5 ही होगी, तभी जाके ये एक दूसरे का क्या होगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक है हाथ, ये एक है हाथ, इन दोनों को जब चिपकाया जाए एक साथ, तो वो एक दूसरे को एक दूसरे से ढक दे, यानी दिखना नहीं चाहिए, थोड़ा भी ये नहीं दिखना चाहिए। और समरूप का मतलब ये होता है कि ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, क्या ये दोनों समरूप है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका रूप जो है ये समान है, इसी को समरूप बोला जाता है। और सर्वांगसम उसे कहते हैं जो एक जैसा हो, बिल्कुल हूबहू एक जैसा, इसे बोलते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, जुड़वा, तो उसको बोलते हैं। तो ये आप लोग करिएगा हल करके। अगला है जो किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। इसका मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसको हल कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो देखिए, एक भिन्न है, हमको पता नहीं भिन्न क्या है, तो हम कह लेंगे कि x/y वो भिन्न है। माना कि वो भिन्न x/y है, जिसका अंश x है और हर y है। ठीक, आगे क्या बोला है? अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है, यानी अंश में भी एक जोड़ देते हैं, इसमें भी एक जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? 4/5 हो जाती है। तो यहां से एक समीकरण आप बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि 5x + 5 = 4y + 4। यहाँ पे हो जाएगा 5x, ये इधर आ जाएगा तो -4y बराबर हो जाएगा 4 - 5, तो 5x - 4y बराबर -1। ये एक समीकरण हो गया, एक समीकरण हो गया। ऐसे ही एक और कंडीशन दिया है, इसको भी करके एक समीकरण बना लेते हैं। यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए, अब मान लीजिए अंश और हर x/y ही होगा, इसमें से 5 घटाया जाए दोनों में से, तो भिन्न क्या बनती है? 1/2 बन जाती है। कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x - 10 बराबर y - 5। देखिए 2 का गुणा ऊपर हुआ है, 1 का गुणा नीचे हुआ है, तो 2x - y बराबर -5 + 10, तो 2x - y बराबर हो जाएगा 5। ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को हल करके xy का मान बताएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए एक समीकरण दिया है, इसको हल करना है, ये आप कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। चलिए एक समीकरण है जो कि दिया है 9x²। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो नियम बताऊंगा वही नियम आप लगाएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो लगाइएगा, लेकिन अगर ये आसान लगा तो इसी से लगाओ, क्या दिक्कत है। तो 9x² है और -2 है, इसका सबसे पहले ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का गुणा करते हैं, तो 9 दूनी के 18 हो जाता है, 18, लेकिन चिन्ह माइनस है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा। x² भी है, x² भी हो जाएगा। इसको दो भाग में ऐसे तोड़ते हैं जैसे घटाने या फिर जोड़ने पर ये बीच वाला माइनस का 3x आ जाए। कैसे करेंगे? तो 6 और 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3, और 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 18 भी आ जाएगा। बिल्कुल सही है, जो कि ये वाला चीज माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो बड़ा है उसके आगे माइनस लगा देते हैं, काम खत्म। जो बड़ा है उसके आगे माइनस लगा देते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी के आगे वाला चिन्ह जो होता है लगता है। तो यहाँ पे माइनस हो गया इसके आगे वाला, तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ भी एक यक्स, यहाँ भी एक यक्स, ताकि x में x का गुणा हो तो x² बना दे, 6 में 3 का गुणा हो 6×3 18 बना दे, प्लस में माइनस का गुणा हो तो माइनस भी बना दे। बिल्कुल करेक्ट है। तो कर लेते हैं 9x²। अब इतना के जगह पे यही वाला छाप देंगे, -2 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो हमको तो एक तो x दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो 3x क्या हो गया? 3 3 के 9, x माइनस का ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, x से x स्वाहा। और ये प्लस में क्या बचेगा? यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? यही वाला है, यहाँ पे
तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 3x माइनस का 2। यहाँ पे आ जाएगा 3x, एक इतना और इतना को एक कोष्टक में लिखते हैं और इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, हो गया हल। अगर शून्यक बोला होता तो और शून्यक भी निकाल देते, इसका 0 बराबर में दिखा के उसके बाद शून्यक निकल जाता है, लेकिन बोला है कि हल कीजिए, हल कर दिए, काम खत्म हो गया। अगला है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बिल्कुल मोस्ट सवाल है ये, आपके बुक का है सवाल, जो कि समांतर श्रेणी का है 5.2 का। चलिए देखिए इसको कैसे लगाना है। एक एपी जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद बोले तो जो पद बोलता है, जैसे तीसरा बोल दिया, पांचवा बोल दिया, छठवा बोल दिया, एक कम डी उसमें गुणा करके लिख देना है। जैसे तीसरा पद तो a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 16। ये एक यहां से समीकरण बन गया, और एक कहां से बनेगा, देखिए एक समीकरण यहां से ये बन गया, a प्लस 2d बराबर 16। और दूसरा बोला है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या होगा भाई, सातवां पद होगा a प्लस 6d। मैं बोला ना कि जितना बोलेगा उससे एक कम d में गुणा हो जाएगा, तो a प्लस सातवां d मतलब 6d हो गया। बराबर कर लेते हैं, किसके बराबर है, पांचवें पद के, यानी a प्लस 4d। लेकिन कब, जब 12 अधिक है। कौन, सातवां पद, ये वाला जो पद है इससे ये 12 अधिक है, यहाँ पे 12 ये अधिक है, तो जब ये अधिक है तो इसको भी अधिक करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए। तो वही काम किए हैं, तो इसको कर लीजिए a, क्या लिख रहे हैं यार, a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। अब यहाँ पे a वाले को इधर कीजिए, तो यहाँ से देखेंगे तो a से a खत्म हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2d, क्योंकि 6 में से 4 इधर आके माइनस होके घट जाएगा, बराबर में 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा 6। अब d बराबर 6 आ गया तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे a का मान भी निकल जाएगा। कैसे, a प्लस d के स्थान पे 6 बराबर 16, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 12 उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा। हो गया डी का मान। पूछा क्या है इसमें, एपी ज्ञात कीजिए। चलिए एपी ज्ञात कर लेते हैं। एपी का मतलब श्रेणी बताना है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हमारा ए आया है 4 और ये डी आया है 6, याद रखिएगा। हम एपी ज्ञात कर रहे हैं अभी। एपी कैसे ज्ञात करते हैं, तो एपी का सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यहाँ पे 2d है। देखिए इसी को एपी बोलते हैं। एपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में है एक। इसी को बोल रहे थे ना कि तीसरा पद बोलेगा तो उससे कम डी का गुणा करना है। जैसे मान लीजिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, तीसरा में देखिए 2 लिखा है, चौथा में देखिए 3 लिखा है, अभी चौथा पांचवा लिखेंगे तो उसमें 4 लिखा होगा। जितना होगा उससे एक कम डी का गुणा रहता है, उसमें वही होता है। तो ए का मान कितना था, बोल गए ना, ए का मान था शायद 6। हाँ तो 6, और यहाँ पे 6 4 10, और यहाँ पे 6 प्लस 4 दूनी के 8, यानी 6 8 8 4 14 हो जाएगा। यानी कि कितने का अंतर चला है, यहाँ से 6 में 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, यहाँ भी 4 जोड़ दीजिए यानी 18 आएगा। 18 से और जोड़ लीजिए 4 22 आएगा। इसी तरह श्रेणी बन गया हमारा, यही हो गया एपी। ये एक एपी हो गया, ठीक है। चलिए अभी तो थोड़ा सा और है सवाल, और को हल कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए इसका हो गया, ठीक, यानी एपी का भी सवाल एक दे रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये अथवा करके दिया है, या तो इसको हल कर लीजिए या तो इस सवाल को लगा लीजिए। तो मैं तो कहूंगा इसको हल करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक्स वाई का मान हम निकालने जानते हैं। कोई भी समीकरण, कोई भी तरीका दे, प्रतिस्थापन दे, विलोपन दे, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई का मान आप निकाल ही सकते हैं। तो देखिए इसको आप लोग कर सकते हैं, ये वाला कीजिए अथवा ये वाला कीजिए, फिर अथवा में ये वाला दिया है, अथवा में फिर और एक और दिया है, तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए ये भी सही है सवाल। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे पर अवनमन कोण क्रमशः इतना इतना है, यदि पुल किनारे पर 4.5 मीटर की ऊंचाई हो तो नदी की चौड़ाई बताइए। ये भी आप याद कर सकते हैं। ये आपका जानते हैं कौन सा सवाल है, ये आपके उदाहरण का सवाल है। 9 लेसन का जो है, क्लास 10 का चैप्टर जो 9 है उसमें का ये उदाहरण है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें एक पुल बनाया होगा कुछ इस तरह का, आप लोग को याद आएगा अभी, कुछ इस प्रकार का एक पुल बनाया रहता है। हाँ इसी प्रकार का।
देखिए ये ऐसा कुछ आप लोग देखे होंगे कि मतलब कि लेसन 9 में जो उदाहरण दिया गया ऐसा कुछ होगा एक सवाल जो वही पूछा है कि नदी की चौड़ाई बताइए, तो नदी की चौड़ाई वाला उसमें आप लोग देखिएगा यही सवाल था। ठीक है, चलिए और आगे का जो देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है इसमें। नदी के बाद आगे का है जो ये देखिए, और ये लास्ट सवाल होगा क्योंकि ये खत्म हो चुका है, और ये लास्ट सवाल जो कि मैं बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसा सवाल एक जरूर पूछेगा, चित्र वाला। ये जो चित्र वाला सवाल है हालांकि हट गया है लेकिन अथवा में दे रहा है, तो अथवा में देगा तो ये वाला सवाल जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा लगाने में क्योंकि आसान होता है, बस समझने की बात होती है। देखिए ये सवाल जो है बिल्कुल आसान है। इसके ऊपर एक और सवाल है, अगर ये आ रहा होगा तो ये भी लगा सकते हैं, या फिर ये आ रहा होगा तो ये भी लगा सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर चित्र वाला लगाते हैं तो ज़्यादा आपका पेज जो होता है वो ज़्यादा लेगा और भरेगा और बेहतरीन ढंग से लगेगा। अगर आ रहा है तो ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो मैं इसको बता रहा हूँ। ये एक चित्र दिया गया है इसका जिसकी त्रिज्या 14 और 7 सेमी है। ये ऐसा चित्र, ये जो रंगा गया है इसी भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है जो ये पोता गया है। ठीक, तो ये अगर सही से देखें ये किस आकार का दिख रहा है आपको, ये सही से देखें तो ये एक दिख रहा है किस आकार का, यहाँ पे ये इस तरह है। ठीक, तो क्या ये त्रिज्यखंड दिख रहा है, त्रिज्यखंड, तो बिल्कुल त्रिज्यखंड ही है। तो यहाँ पे ये पोता गया है, इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये 14 दिया गया है इसका और ये इसका दिया गया है कितना, 7। तो हमारा काम ये होगा कि पहले लिख ही लेते हैं, हो गया जी। अब हमारा काम ये होगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो इस पूरे यहाँ से लगाए, पूरे यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक इस पूरे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर की सहायता से हम बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो यहाँ का ये जो है एरिया यही बचेगा। यही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जो कि सूत्र ये है तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कैसे इसको लगाना है। तो उम्मीद है आप लोग को ये सवाल सब समझ में आया होगा। तो देखिए ये था 2025 का गणित का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि एक स्टूडेंट का मैं लिया था, और इसका जो बहुविकल्पीय सब मैंने बताया और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप लोग को बताया कि कैसा कैसा आ रहा है उसमें। तो आप लोग ध्यान से इसको कीजिएगा। और भी पेपर है हमारे पास, तो हम सब प्रीवियस ईयर का सब हल करा देंगे परीक्षा से पहले। आप लोग बस जुड़े रहिए हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी देख सके और पढ़ सके। डाउट भी कोई होगा, क्लास 11 का भी होगा, 12 का भी होगा, 10 का भी होगा, जिसका डाउट होगा आप बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए। हम लोग देखकर उसका निवारण आप लोग को बताएंगे बिल्कुल वीडियो के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।